नमस्कार। कैजन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, आज हम उन चीज़ों से अपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले सालों में अलग अलग परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं, उन परीक्षाओं का एक सेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें हमने कोशिश की है कि हम उन सवालों को लेकर के आए जिसमें अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है, सॉल्व करने में थोड़ी बहुत समस्या आती है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ता है, सीधा सवाल मार्क करने का नहीं होता है, बल्कि अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है उससे आप सवाल को बना पाते हैं। तो देखेंगे कैसे सवालों को सॉल्व करना है। यहाँ पे हम जानकारी के अलावा टेक्निक्स भी आपको सिखाएंगे कि अगर आपको 70% हिस्सा आता है सवाल का, तो उस बचे हुए 30% हिस्से को आप किस तरीके से अपनी जानकारी से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी एस्पायरेंट ने अभी तक कोई ना कोई परीक्षा जरूर दी होगी जिसमें अनफॉर्चुनेटली आप लोग असफल रहे होंगे, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर ये चीजें देख रहे हैं, या फिर आपकी जो मनचाही जॉब है आपको वो नहीं मिली होगी। तो ये सही समय होता है कि आप अब देखें, अपने आप का असेसमेंट करें कि हमने पिछले एग्जाम में क्या गलती की थी। यही वो सवाल मिलेंगे जिनमें आप जो है सिली मिस्टेक करके आए थे या चीजें आपसे नहीं बन पाई थी। तो अभी यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बजाय इसके कि हमें तो ये सवाल का आंसर आता है। इसके बदले आप ये देखिए कि ऐसे वो सवाल कौन से हैं, हो सकता है हर किसी के सवाल अलग अलग हो, तो आप वो देखिएगा कि आपको उस सवाल में क्या परेशानी आई थी, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस बात को आपको यहां पे देखना है। पहले सवाल के बारे में कहता है, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सा सही है। किसके बारे में पूछा है? ऐसे जो पॉइंट होते हैं, इस तरीके के जो बिंदु हैं, उनको आप पहले हाईलाइट कर लें या उसको अंडरलाइन कर लें, जैसे भी आप सही समझें, पर उसको आप जरूर वहां पे हाईलाइट करके रखें ताकि आपको पता रहे कि किसके बारे में आपको आगे चीजें कंसिडर करनी है। तो किसके बारे में पूछता है? भारत के बारे में पूछता है और कहता है कि सही कूट तक पहुंचिए, जो इसका सही आंसर है उसको पहचानिए। देखिए, पहले उसने 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं और फिर उसने ऑप्शंस बनाए हैं, और यूपीपीसीएस ने ये मेंस में सवाल आपसे पूछा है। पहला कहता है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। अपनी जानकारी को दोहराइए और देखिए क्या भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 5वां बड़ा देश है। हमने आपको बताया था कि भारत का नंबर जो है वो 7th पोजीशन पर है, तो ये अपने आप में एक विकल्प सही गलत हो जाता है, और उसने कहा है हमें कि हमें सही को पहचानना है। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो है अधिकृत किए हुए हैं, और हमने आपको बताया था कि जितना विश्व का टोटल कॉन्टिनेंटल एरिया है उसमें से केवल 2.4% हिस्से पर भारत की अवस्थिति है। तो ये अपने आप में ऑप्शन क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है समूचा भारत जो है वो उष्ण कटिबंध में है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन में है। उष्ण कटिबंध माने ट्रॉपिकल जोन में है। देखिए, अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? मेरी दृष्टि से तो गलत है, और मैं बताता हूं किस तरीके से ये गलत है। जरा आप इस बात को यहां पे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच हमने एक लाइन बनाई जिसको हमने 0 डिग्री कहा, इक्वेटर कहा। इक्वेटर के आप ऊपर चलेंगे तो यहां तक आप जब पहुंचते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, जिसको हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ऐसे ही हम 23.5 डिग्री साउथ पर जाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल जोन। अब देखिए, ये भारत के बारे में है, और याद करिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है। हमने आपको बताया था कि भारत की शुरुआत होती है, अगर आप संपूर्ण भारत के बारे में बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से भारत की शुरुआत होती है। नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये लिखना मत भूलिएगा। और कहां तक जाता है तो हमने आपको बताया था कि उसकी अवस्थिति जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक देखने को मिलेगी। पर उष्ण कटिबंध केवल कहां तक है? देखिए इस बात को, 23.5 तक है, यानी भारत की अवस्थिति कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल से भी ज्यादा है। इसलिए हम एक स्टेटमेंट के रूप में आपको पढ़ाए थे कि भारत में जो जलवायु देखने को मिलेगी वो केवल उष्ण कटिबंध नहीं है बल्कि उपोष्ण कटिबंध भी है, यानी सब ट्रॉपिकल जोन भी भारत में अवस्थित है या भारत में है। तो इस हिसाब से इसने कहा है कि भारत, समूचा भारत, ऐसे शब्दों को पकड़िए, यही कीवर्ड हैं जो आयोग आपको हिंट देता है कि आप यहां से सही सवाल के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। समूचे भारत के बारे में कहता है, नहीं होगा। समूचा भारत तो जो है उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में है। देखिए चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक लिखा है इसने,
का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ठीक है, यही बात हमने आपको बताई थी। अब देखिए इसके हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगर आप देखें तो दूसरे नंबर का स्टेटमेंट सही है और चौथे नंबर का स्टेटमेंट सही है। अब आप इसके सही उत्तर तक जा सकते हैं। आप देखेंगे डी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें कहता है केवल 2 और 4 ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो आपने देखा कि हमने यहां पे कीवर्ड्स को पकड़ा, जैसे एक ये कीवर्ड है और एक है किसके बारे में, भारत के बारे में, और क्या बताना है, सही बताना है। अगर आप इस तरीके से चीजों को पहले से क्लासिफाई करके करेंगे तो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम इसी जल्दीबाजी में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का अपना एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर में हम कीवर्ड्स को जब हाईलाइट नहीं किए रहते हैं तो प्रेशर में क्या कर देते हैं, हम गलत कर देते हैं। तो ऐसी गलती से बचिए, क्योंकि एक ही नियम है कंपटीशन। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तब बात अलग है, 60% ले आइए, दूसरे के भी 60% आ जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का एक ही मतलब है कि अगर दूसरे का 65% पे हो रहा है, 65% पे हो रहा है, तो आपको लाना पड़ेगा 65 प्लस, तभी जाके आप उस मेरिट में सेलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन में यह है कि दूसरा जो सही कर रहा है वो आप गलत नहीं कर सकते, और इस तरीके की बेसिक चीजें अगर आप गलत कर देंगे तो फिर आप बिना चाहे उस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आपको उम्मीद लगाने का कोई हक नहीं बनता। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, क्या कहता है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इस पॉइंट को आप, इस वर्ड को आप क्या करेंगे, यहां पे हाईलाइट कर लेंगे। असत्य पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बात ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कह रहा है, भले ही नहीं लिखा हो, क्षेत्रफल के अनुसार इसने यहां आपसे पूछा है। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। देखिए जब तक भारत सरकार सेंसस के द्वारा यानी जनगणना करके अपने आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर देती है, तब तक आपको मान के चलना है, वही आंकड़े आपको मानने हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। उस हिसाब से भारत दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। हमें तो गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। कहता है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है, यानी इसने आपको यहाँ पे लैंड बाउंड्री के बारे में बताया है, और आपको हमने बताया था भारत की लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। तो एक तो अपने आप में हो जाता है कि चौथा गलत होगा, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहता है मिजोरम राज्य में होता है। जरा मैप पे नजर दौड़ाइए, आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। आप देखिए उस मैप में कि सबसे पूरब में, भारत के सबसे पूरब में कौन है। आप याद करिए, हमने आपको बताया था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, उसी का किबिथु है। और आपको पृथ्वी की घूर्णन गति, उसका रोटेशन के मोशन के बारे में पता है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब घूमती है। अगर कोई चीज पश्चिम से पूरब घूम रही है तो जो सबसे पूरब में होगी वो सबसे पहले आएगी। तो पश्चिम से पूरब घूमने का मतलब है, जो किसी भी देश के बारे में बात करें, जैसे भारत के बारे में बात करते हैं, तो भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो सूरज के सामने सबसे पहले आएगा। तो सूर्योदय कहां होगा, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में होगा, ना कि मिजोरम में होगा। तो ये ऑप्शन अपने आप में इसका गलत हो जाता है, और उसको हमें गलत ही पहचान के देना था, तो हम जाएंगे डी के साथ। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी में और अन्य परीक्षाओं जैसे पीसीएस भी आएगा, या फिर आप उत्तराखंड के आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने सवालों के नेचर को देख सकते हैं। आप देखिए यूपी आरओ 2016 में मेंस में पूछा गया सवाल है ये वाला, तो हो सकता है इसी के इर्द गिर्द आपको इस बार भी आरओ के क्वेश्चन पेपर में सवाल देखने को मिले। नेक्स्ट सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। क्या पूछा है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और याद करिए हमने आपको बताया था कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, जिसमें हमने एक ट्रिक भी आपको बताई थी, गरम चीज बदतमीज, उसी से आपको याद रखना है। यहां तो इसने सिंपल पूछा है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, अगर ये हमसे ये भी पूछ लेता कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब क्रम सजाइए, तब भी आप उस ट्रिक से बता पाते। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं इसने जो दिया है, त्रिपुरा कहा है, छत्तीसगढ़ कहा है, मिजोरम कहा है, मणिपुर कहा है, और आपको पता होगा उसमें से मणिपुर के बारे में हम जिक्र नहीं करते हैं। और आप सवाल देखिए, सवाल कहां पर है, यूपी आरओ एआरओ जो री एग्जाम हुआ था 2016 प्री में सवाल पूछा है, हम बिल्कुल वही चीजें लाए हैं जो आपके एकदम से काम की है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
कर्क रेखा पर नहीं है बल्कि कर्क रेखा के उत्तर में है। अगर जैसे ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, इसके उत्तर में है, ये इसको टच नहीं करती होगी। यानी ये सवाल यहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक है। समझने लायक ये है कि जिस भी स्टेट के बारे में हमें यहाँ पे उत्तर में पहुंचना है, वो स्टेट कंप्लीटली उसकी पूरी की पूरी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है वो उस कर्क रेखा से बाहर हो। ऐसा ना हो कि उसका कुछ हिस्सा कर्क रेखा को छूता हो, तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। तब आप उत्तर वाला बताइए। देखिए कौन कौन सा है ऑप्शन में दिया है। इसने झारखंड को दिया है, मणिपुर को दिया है, त्रिपुरा को दिया है और मिजोरम को दिया है। आपको जानकारी होगी कि जो 8 राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, यानी उनकी टेरिटरी से तो होकर जा ही रही है, तो वो तो उसके उत्तर में हो नहीं सकते। इसमें से 3 राज्य अगर आप देखेंगे, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, मिजोरम से होकर के गुजरती है, झारखंड से होकर के गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो मणिपुर कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके उत्तर में अवस्थित होगा। और आप देख सकते हैं किस किस तरीके की परीक्षाओं में यह सवाल आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, कहता है जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि जो है वो मैक्सिमम होगी, सबसे लंबा दिन आपको, बड़ा दिन आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल है और उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा है मेंस में इसको। कहता है एक है हैदराबाद, एक है चेन्नई, एक है भोपाल और एक है दिल्ली। ये 4 हैं। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने सही उत्तर तक पहुंचिए। हम बताते हैं आपको इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा और ये भी बताएंगे कि उत्तर सही क्यों होगा। देखिए हैदराबाद, आपको पता है कि हैदराबाद आपको साउथ में मिलेगा, तेलंगाना की कैपिटल के रूप में आपको हैदराबाद नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे चेन्नई भी आपको तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलेगा, भोपाल आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, दिल्ली आपको उत्तर की तरफ मिलेगा। दिल्ली आप देखेंगे कर्क रेखा के कहीं ना कहीं उत्तर में होगा। अब आप बताइए कि 21 जून को सूरज कहां होता है। 21 जून को हमें पता है कि सूरज जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। 21 जून की अवस्थिति होती है जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूरज की किरणें जो है वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। ऐसा होता है कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूरज चमकता है लंबवत। इस कर्क रेखा से उत्तर की ओर, इस कर्क रेखा से उत्तर की ओर ध्रुवों तक, कर्क रेखा से उत्तर की ओर ध्रुवों तक आप देखेंगे जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। और पोल्स पर, ध्रुवों पर आप देखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर आप देखेंगे 6 महीने का दिन होगा और 6 महीने की बाद में रात होगी। तो अभी यहाँ पे जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में है तो 6 महीने का उत्तरी ध्रुव पर दिन हो रहा होगा, यानी वहां पर 24 घंटे का दिन है। तो कर्क रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे आप पाएंगे कि दिन की अवधि बढ़ती जा रही है। क्या कह रहे हैं, दिन की अवधि बढ़ते जा रहे हैं। ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है ये उसको डिनोट करता है। ये कहता है पृथ्वी की गति सूरज के आसपास पूरे साल भर में 365 दिन में पृथ्वी कहां कहां पर रहती है, और हमें देखना है कर्क रेखा के समय, यानी 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज लंबवत चमकता है। तो आप देखिए अपने ऑप्शन में जाइए। हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में होगा, चेन्नई कर्क रेखा के दक्षिण में होगा, भोपाल कर्क रेखा के आसपास होगा, और दिल्ली को आप देखेंगे, अगर आप भारत के मैप में देखें, कर्क रेखा से संबंधित राज्यों के बारे में देखें तो दिल्ली आपको कर्क रेखा के उत्तर में दिखाई देगा। और हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप कर्क रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे, कौन सी बात कर रहा है, जून की बात कर रहा है, जब सूरज जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उस समय जैसे जैसे आप कर्क रेखा से उत्तर बढ़ेंगे तो वहां पर दिन की अवधि बढ़ती जाएगी और ध्रुवों पर आप पाएंगे कि 24 घंटे का दिन हो रहा होगा। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत डीप सवाल है, कई बार बच्चे गलत करते हैं, इसको भोपाल के साथ चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद इसमें यह सही होगा कि 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर चमकता है और कर्क रेखा के आसपास जो है वो भोपाल अवस्थित है। ये नहीं है, बल्कि इसमें ये वाला मेथड लगेगा और दिल्ली इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है जब भारतीय मानक समय यानी IST के बारे में कह रहा है, जब भारतीय मानक समय के यामियोत्तर पर अर्धरात्रि हो रही है यानी आधी रात है, तो उसी समय जब भारतीय मानक समय रेखा पर यानी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आधी रात हो रही है, यानी रात के 12 बज रहे हैं, उसी समय एक स्थान पर सुबह के 6 बज रहे हैं। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामियोत्तर पर है वो बताना है आपको, यानी उसका देशांतर लॉन्गिट्यूड क्या होगा जिसमें सुबह के 6 बज रहे हैं, जब भारत की मानक समय रेखा पर 12 बज रहे हैं रात के। सवाल थोड़ा सा आप देखेंगे तो रीजनिंग का सवाल है। देखिए हमने आपको बताया था कि ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच हमने एक वर्टिकल लाइन बनाई जिसको हमने कहा 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम दिया था, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे जब हम इस तरफ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसमें टाइम को ऐड करते जाते हैं।
इधर की तरफ हम पॉजिटिव करते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो ये वाला हिस्सा, इसका समय हमेशा आगे होगा। और अगर आप यहां से वेस्टवर्ड बढ़ते हैं यानी पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो समय घटता जाएगा यानी पीछे हटेगा। अब देखिए, ऐसे ही हमने बताया था कि हमने भारत के बिल्कुल बीचों बीच जो लाइन बनाई, जो हमने एक मानक समय रेखा बनाई, उसका जो देशांतर आया उसको हमने नाम दिया 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये बात हमने जान ली थी पहले से ही। अब वो कहता है सवाल में कि जिस समय इस IST पर रात के 12 बजे हैं, उस टाइम सुबह के 6 कहां पे बज रहे होंगे, उस देशांतर का हमें पता लगाना है। अब देखिए, 12 के बाद 6 बजेंगे कि 12 से पहले 6 बजेंगे? 12 के बाद का समय 6 बजे बना है, तो आप देखेंगे कि जिसके बारे में कह रहा है वो हमें यहां से इस तरफ को बढ़ना है, यानी और भारत में तो उस समय, भारत की मानक समय रेखा पर तो उस समय 12 बजा है, बट ये कह रहा है उस देशांतर के बारे में बताइए जहां सुबह का 6 बजा होगा, यानी वो उसकी अवस्थिति जो है भारत की मानक समय रेखा के भी और पूरब में होगी। तो पहली बात तो है, इसमें जिस किसी ऑप्शन में पश्चिम दिया है उस ऑप्शन को आप एकदम से खारिज कर देंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन में इसने पश्चिम दिया है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन जो बनेगा वो पूरब वाला बनेगा। हमने आपको बताया कि पृथ्वी को एक पूरा चक्कर करने में 360 डिग्री का कोण घूमना पड़ता है, और वो 360 डिग्री का कोण जो है पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है। तो हमने क्या किया था, उस 360 को 24 से डिवाइड करके हमने एक चीज फाइंड की थी, और वो चीज थी कि पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण घूम जाती है। ये हमने पहली वीडियोस में आपको बताया हुआ, डिटेल में हमने पूरी कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताया था कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण घूमती है। जबकि पृथ्वी को घूमना कितना है, जिस समय भारत की मानक समय रेखा पर 12 बजे हैं, उस समय कहीं पे 6 बज रहे हैं सुबह के, तो हमें उस 6 घंटे को फाइंड करना है। हमें 1 घंटे का पता है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री का कोण घूमती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि 6 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी। 15 × 6 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। तो अब सीधी सी बात हो गई, सवाल सोल्व हो गया। और सवाल ये है कि भारत की जो मानक समय रेखा है उसमें आप 90 डिग्री को ऐड कर लीजिए, और वो देशांतर आपको मिल जाएगा जिस देशांतर पर उसी समय सुबह के 6 बजे हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि वो देशांतर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप उसको जोड़ के देख सकते हैं और इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। चीजें रीजनिंग की है, कोई कठिन नहीं है, पर जब इस तरीके का सवाल हमें एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है तो हमारे दिमाग में हॉल हो जाती है। उस हॉल से बचने के लिए आप हमारे साथ इन सवालों को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि भारत की मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, यानी IST किससे होकर के पास नहीं होती है। ऐसे सवालों को, ऐसे कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लेंगे। नहीं पूछा है इसने, देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया है इसने। आंध्र प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और महाराष्ट्र दिया है। याद करिए उन 5 स्टेट को जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। महाराष्ट्र का हमने जिक्र नहीं किया है, और हमें गलत को पहचानना है जिससे नहीं गुजरती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए यूपी PCS इसको मेंस में पूछ रहा है, और आप यूपी RO या उत्तराखंड RO की तैयारी में लगे हैं, तो इस तरीके के सवालों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख के जाइएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। किस किस के बारे में बात करता है, जहां पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और जो है इंडियन ओशन जो है वो मिलते हैं। तीनों का जंक्शन है जहां पर तीनों की अवस्थिति देखने को मिलेगी। ऐसा देखिए कौन सा पॉइंट हो जाएगा। कहता है क्या वो कन्याकुमारी है, क्या वो इंदिरा पॉइंट है, क्या वो नागरकोइल है, क्या वो रामेश्वरम है। कन्याकुमारी हमने आपको बताया था कि जो मुख्य भूमि है भारत की, उसका बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपको यहाँ पे इस तरीके से अंडमान निकोबार बताया था, और उसमें ग्रेट निकोबार का सबसे अंतिम बिंदु का नाम हमने आपको बताया था, वो है इंदिरा पॉइंट। नागरकोइल हमने आपको भी बताया था कि जो हमने पठार पढ़े थे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार, उसमें नागरकोइल आपको देखने को मिला। रामेश्वरम के बारे में बात करते हैं तो रामेश्वरम यहाँ कहीं अवस्थित है। तो वो कहता है कि वो स्थान बताना है जहां पे ये तीनों की तीनों चीजें आपस में मिलती हैं। तो आप पाएंगे भारत के मैप में, जैसा कि आप मैप में देख भी पा रहे होंगे साइड में, तो आपको ये जो कन्याकुमारी है यहाँ पर इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी और साथ ही साथ आपको वहां पे अरब सागर मिलते हुए नजर आएंगे। तो कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्याकुमारी, जहां पर ये तीनों की तीनों जलीय संरचनाएं आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। मैप से सवाल सोल्व होने वाला सवाल है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। क्या ये ऑप्शन ठीक है या गलत है, देखेंगे।
दूसरे में कहता है पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में कहता है मिजोरम जो है वो बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। आप सवालों के ऑप्शंस को याद कर लीजिए, हम इसको मैप में देखते हैं। इस बात को आप मैप पे देखिए। पहले उसने पूछा कि असम की बाउंड्री किस किस से लगती है, तो देखिए असम जो है ये भूटान से भी लगा हुआ नजर आएगा आपको, और यहाँ पे आप ये इतना सा एरिया देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश से भी लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरे में कहता है कि मिजोरम के बारे में बताइए, मिजोरम म्यांमार से भी लगता है और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश से भी लगता है। तो देखिए ये वाला एरिया जो है, ये पिंक कलर का शेड आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको मिजोरम को बताता है। तो आप देख रहे हैं इससे इस तरफ का जो एरिया है वो बांग्लादेश का है, इससे इस तरफ का एरिया जो है वो म्यांमार का है। तीसरा उसने कहा पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के बारे में कहता है कि पश्चिम बंगाल जो है वो नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है। तो ये यहाँ पे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ से इस तरीके से ये पश्चिम बंगाल है, जो मैंने रेड कलर के इस लाइन से कवर किया है, ये पश्चिम बंगाल है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज की भूटान के साथ नजर आ रही है, कुछ बाउंड्री इस नेपाल के साथ नजर आ रही है, और कुछ बाउंड्री नीचे बांग्लादेश के साथ में नजर आ रही है। तो ये पश्चिम बंगाल जो है ये नेपाल के साथ भी लगता है, भूटान के साथ भी लगता है और बांग्लादेश के साथ भी लगता है। तो इस हिसाब से हमारे सवाल के तीनों ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है और वो है कीवर्ड्स को पहचानना, और उसमें आया है नहीं। तो कहता है कि किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब देखिए उसने ऑप्शन में दिया है मेघालय की सीमा नहीं लगती है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, त्रिपुरा की नहीं लगती है, मिजोरम की नहीं लगती है। और देखिए मेला लगा है पूरा, जो नहीं लगता है वो बात छोड़ दीजिए, जो लग रहा है उसको देखिए। उत्तराखंड में भी पूछा है, यूपी में भी पूछा है, लोअर पीसीएस में भी पूछा है और पीसीएस में भी पूछा है। आइए जरा इसको एक बारी मैप पे देख लीजिए। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप जब ज्योग्राफी करें तो मैप से करिए। ज्यादातर चीजें, जितनी ज्यादा चीजें आप मैप पे कर सकते हैं उतनी ज्यादा चीजों को मैप पे करिए, और यकीन मानिए वो चीजें आपके दिमाग में एकदम से छप जाएंगी। बट आपको क्या करना है, मैप को रटना नहीं है। कभी भी आप मैप को रटने बैठेंगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। मैप रटा नहीं जा सकता। मैप को आप बिल्कुल ऐसे निहारिए जैसे आप खुद को निहारते हैं। सुबह सुबह आप निहारते हैं खुद को, ऐसे ही आईने की तरह बिल्कुल आप मैप को देखिए। कभी भी आप आंख बंद करके अपना रियल चेहरा इमेजिन नहीं कर सकते। तो क्या आपको याद नहीं है अपने बारे में? अपने बारे में आपको सब कुछ पता है। इसलिए आपको मैप को बस रोज देखना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप देख सके, बस देखना है, जस्ट उसको निहारना है। और ये काम आप लगातार करते जाइए और आप पाएंगे कि आपको सारी लोकेशंस छप गई हैं दिमाग में। आइए देखते हैं इसको मैप में। बांग्लादेश के बारे में बताना है कि बांग्लादेश की बाउंड्री किसके साथ नहीं लगती है। देखिए एक ऑप्शन में दिया है उसने मेघालय के साथ। ये जो वॉयलेट कलर का एरिया आप यहां देख पा रहे हैं, जिसको मैंने रेड लाइन से मार्क किया है, ये मेघालय है। देखिए मेघालय का तो खूब सारा हिस्सा बांग्लादेश के साथ लगता है। इसके अलावा कहता है कि असम है। अब देखिए असम में ये वाला एरिया, यहाँ पे ये वाला एरिया असम का है। इसके अलावा कहता है त्रिपुरा है। देखिए ये वाला हिस्सा त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बारे में तो फैक्ट भी पता है आपको। त्रिपुरा तो 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, और बाउंड्री बनाने वाला जो देश है उसका नाम बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा के तीनों तरफ तो बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा के साथ भी लगता है, मेघालय के साथ भी लगता है, असम के साथ भी लगता है, और आप देखेंगे अगर वो ऑप्शन में मिजोरम दे तो मिजोरम के साथ भी लगता है। अभी हमने देख लिया पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता था। एक उसने ऑप्शन में दिया है आपको मणिपुर। आप देख पा रहे हैं मणिपुर बांग्लादेश से दूर है। मणिपुर की सीमा जिससे लगती है उस देश का नाम है म्यांमार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुर के साथ सीमा बांग्लादेश नहीं बनाता है। नेक्स्ट सवाल है छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है, सेम तर्ज पर सवाल पूछा है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। क्या वो पश्चिम बंगाल है, क्या वो नागालैंड है, क्या वो असम है, क्या वो मेघालय है। अगर आप ऑप्शन ए को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल जो है वो कौंध जाना चाहिए, और वो सवाल ये है कि क्या नागालैंड की सीमा लगेगी। अभी हमने देखा मणिपुर की सीमा नहीं लग रही है, और मणिपुर से तो और भी थोड़ा सा दूर जाकर के आपको नागालैंड दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है नागालैंड। तो नागालैंड जहां कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखे, आप क्या करिए, उसको एलिमिनेट कर लीजिए। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। होशियारी इसलिए नहीं करना है क्योंकि कुछ सवाल आयोग ने आपको ऐसे जरूर दिए हैं जिसमें आप समय बचा सके। देखिए स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है जहां से समय बचता हो वहां समय बचाइए, और जिस सवाल में आयोग ने आपको सवाल ऐसा दिया है कि उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समय कंज्यूम करना पड़े, वहां पे लगाइए उस समय को। हर किसी को बराबर वेटेज नहीं दिया जा सकता। तो देखिए इसमें नागालैंड को एलिमिनेट कर लीजिए आप, नागालैंड नहीं हो सकता। तो नागालैंड जिस जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन तो एकदम से आप नदारद कर दीजिए। नागालैंड है और आप देखेंगे नागालैंड है,
तो ऑप्शन एक ही बचता है। आप इस तरीके से इसके साथ जा सकते हैं और आप देख भी लीजिए, मेघालय भी हमने आपको बताया, असम की बाउंड्री लगती है, पश्चिम बंगाल तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और त्रिपुरा की तो तीनों तरफ लगती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। बात ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको यहां सवाल रटवा रहे हैं, सवाल रटवाया नहीं जा सकता। हम आपको बता रहे हैं आयोग कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है जिससे आप उसके सही उत्तर तक पहुंच सके, और जहां उसने क्लू नहीं छोड़ा है वहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने कॉन्सेप्चुअल चीजों से किस तरीके से सही उत्तर तक पहुंचते हैं, बस वही समझना है आपको इस सीरीज में। इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना है। देखिए, सवाल मैप पर आधारित है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है, म्यांमार को टच करती है? कौन सा राज्य है? क्या वो मणिपुर है, क्या वो मिजोरम है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, क्या वो नागालैंड है? आइए इस बात को मैप में देखते हैं। यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा। इस नॉर्थ ईस्ट के इस तरफ वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इससे इस तरफ का पूरा एरिया म्यांमार है। अब म्यांमार के साथ सीमा किसकी सबसे ज्यादा लगती है? सवाल ये है। उसने कहा है मिजोरम की लगती है। मिजोरम की लाइन ये है। अब मैं बना देता हूं इसको। मिजोरम की लाइन ये है। इसके बाद कहता है मणिपुर की, इसके बाद है नागालैंड की। अब इसके बाद यहां पे देखिए ये कितनी सारी लंबी लाइन बनेगी, अरुणाचल प्रदेश की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है भारत का जो म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट सवाल फिर से म्यांमार से संबंधित है। सवाल को स्किप नहीं करना है, सही जवाब देके आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब है उसको टच नहीं करती है, और इसमें सही आपको क्या बताना है? जो नहीं करता है उसके बारे में बताना है। असम से क्या म्यांमार की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश से तो अभी हमने देखा, हमें तो नहीं वाला पहचानना है। नागालैंड से अभी हमने देखा, मिजोरम से अभी हमने देखा। तो किसकी सीमा नहीं लगती होगी? असम की नहीं लगती होगी। असम की सीमा किससे लगेगी? बांग्लादेश से लगेगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यूपी पीसीएस मेंस में यह सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ने से पहले आप जरा भारत के मैप को देख लीजिए। मैपिंग का सवाल है। देखिए, आपको इस वाले एरिया में सब चीजों को देखना है। अब देखिए, ये है लद्दाख। ग्रीन वाला एरिया जो है वो लद्दाख है। लद्दाख की कुछ सीमा आप देखेंगे, यहां पर ये वाला एरिया जो है, इतना एरिया जो है वो पाकिस्तान का है। इस तरफ का एरिया पूरा चाइना का है। तो लद्दाख चीन और पाकिस्तान के साथ लगता है। इधर में देखिए, ये वाला जो एरिया मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर। ये यूनियन टेरिटरी है। इसका पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है। जम्मू कश्मीर कहीं से भी चीन के साथ नहीं लग रहा है। इसके बाद देखिए, इसके नीचे जो पिंक कलर का शेड आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है पंजाब को। तो पंजाब की सीमा किसके साथ लगती है? इस पाकिस्तान के साथ लगती है, ना कि चाइना के साथ लग रही है। इसके बाद यहाँ पे येलो कलर का शेड जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हिमाचल प्रदेश। इसकी सीमा चाइना के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ नहीं लग रही है। इसके बाद देखिए, इसके नीचे यहाँ पे ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने आप यहाँ पे मार्क किया है, ये हरियाणा है। और हरियाणा एक लैंडलॉक्ड आप देखेंगे स्टेट है। उसकी बाउंड्री ना तो चाइना के साथ लगती है और ना ही पाकिस्तान के साथ लगती है। अगर आपको इतनी जानकारी मिल गई है तो आइए अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह है, कौन सा ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? नहीं वाला नहीं पहचानना है, कौन बनाता है। तो देखिए क्या कहा उसने, जम्मू कश्मीर हमने देखा जम्मू कश्मीर बनाता है। हिमाचल प्रदेश हमने देखा हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है बल्कि चीन के साथ सीमा बनाता है। पंजाब और राजस्थान को देता है। जब यही ऑप्शन नहीं है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलिए। कहता है पंजाब, कहता है जम्मू कश्मीर, कहता है राजस्थान और कहता है गुजरात। ये ऑप्शन ठीक है। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़िए। कहता है पंजाब, हरियाणा। हरियाणा दिया है। हरियाणा तो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, उसकी तो किसी से भी बाउंड्री नहीं लगेगी, तो पाकिस्तान से कैसे लग जाएगी। चौथे ऑप्शन में इसने दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत के मैप में पूरब की तरफ अवस्थित है। और अगर आप पाकिस्तान की अवस्थिति देख रहे हैं तो पाकिस्तान की अवस्थिति भारत के पश्चिम की तरफ है। तो जब ये है पूरब की तरफ तो पश्चिम की तरफ बाउंड्री कैसे बनाएगा? तो इसलिए ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और सीमा बनाने वाले राज्यों का समूह कौन सा हो जाएगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, राजस्थान और गुजरात राज्य। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पहचानना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है कि किसकी सबसे छोटी सीमा रेखा लगती है, कौन से देश की, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा देश है जिसकी थोड़ी बड़ी सीमा रेखा लगती है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है, और उसके बाद चौथे नंबर पर कौन है। ये 4 देशों के नाम आपको दिए हैं, इनमें से पहचानना है। देखिए यही उसने आगे पीछे बदल के दिए हैं, इनका नंबर चेंज किया है। आप देख लीजिए,
चीन है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। आपको भले ही इनकी डिजिट याद ना हो, हमने कहा भी था कि इनकी बाउंड्री लाइन को आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 की याद करने को हमने आपको बताया था। हमने कहा था कि आप जो है सबसे ज्यादा जिस देश के साथ भारत की सीमा रेखा लगती है उसको याद कर लीजिए, और सबसे कम किसके साथ लगती है उसको याद कर लीजिए। सबसे कम में अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, और सबसे ज्यादा में याद करिए 4096 में बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत जिसके साथ साझा करता है वो देश का नाम है बांग्लादेश। तो यानी इस बात से हम यहां पे ये बात समझते हैं कि बांग्लादेश सबसे बाद वाले ऑप्शन में होना चाहिए, ना कि बीच में होना चाहिए। ये बात हम समझ गए। अब देखिए, अगर आप इसको सही से देखें, इसके ऑप्शंस को सही से नजर दौड़ाएं, तो आप पाएंगे ऐसे केवल 2 ऑप्शन हैं जिनमें बांग्लादेश बाद में है। चीन पहले है, चीन बाद में दे दिया बांग्लादेश, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यानी ऑप्शन ए और सी की तरफ तो हम नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए क्या कहता है। अब इन 2 में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन बाद में आएगा, कौन पहले आएगा। अब यहां पे देखिए, नेपाल दिया है, पाकिस्तान दिया है, चीन दिया है, बांग्लादेश दिया है। एक में पाकिस्तान पहले दे दिया है, नेपाल, चीन और बांग्लादेश दिया है। आपको याद होगा कि नेपाल, भूटान, म्यांमार ये कुछ ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत की बाउंड्री जो है वो कुछ 100 तक है, मतलब वो 100 में मिलेगी। और अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, तो इसके साथ उनकी बाउंड्री लाइन ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेपाल को आप सबसे पहले रखेंगे क्योंकि नेपाल उन राज्यों में है जिनकी सीमा रेखा सैकड़ों में है, यानी उसको 100 में आप मेजर करते हैं। नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन और चीन के बाद बांग्लादेश, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। अगर देखिए आप इतना भी लॉजिक नहीं लगा सकते, कम से कम वो पहले वाला लॉजिक तो आप जरूर लगाइए कि सबसे बाद में तो बांग्लादेश होगा। तो आप कम से कम 50% सही पॉसिबिलिटी की तरफ तो बढ़ चुके हैं। यानी आपके 50-50 सही होने और गलत होने की संभावना तो बन चुकी है। सबसे बड़ा टास्क होता है सवालों को, ऑप्शन को हल करते हुए, कि आप जो है चीजों को इलिमिनेट कर ले। देखिए, जब आपके पास 4 ऑप्शन दिए तो 25-25% की संभावना उसने पहले से छोड़ रखी है कि आप किसी भी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 25% पॉसिबिलिटी है कि आप सही उत्तर मार्क कर दें। इसे कहते हैं प्योरली तुक्का। आप तुक्के से सिलेक्शन नहीं ले सकते, लॉजिकल तुक्का होना चाहिए, उससे सिलेक्शन होगा। मैं अपनी क्लास के दौरान भी बच्चों को कहता हूं कि लॉजिकल चीजों को जाइए। तो देखिए, अब आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, यानी आपने 25 से बढ़ा के अपनी पॉसिबिलिटी को 50% कर लिया, और आप इनके साथ जरूर जाइए। ऐसे सवालों को आप जरूर हल करिए जिसमें आप 50-50% श्योर हैं। ये सवाल 2019 में एमपीपीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। कीवर्ड को पकड़ना है, असत्य यानी रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना है। फटाफट स्टेटमेंट पढ़ते चलिए। देखिए, पहले नंबर का स्टेटमेंट है, कहता है भौमिकीय दृष्टि से। ये शब्दावली जो है ना, ये शब्दावली जानबूझ के बनाता है आयोग आपके लिए, ताकि आप जो है इसी के चक्कर में परेशान हो जाए वहां पे। और देखिए, प्री जो है ना वो सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, वो रिजेक्शन है। प्री रिजेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। सिलेक्शन मेंस में कराएगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन देगा। ये प्री जो लेता है, ये रिजेक्शन करने के लिए लेता है। लाखों लोग जाते हैं, हजारों की संख्या में सेलेक्ट होकर आते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना ज्यादा कंफ्यूज किया जा सकता है, जितना ज्यादा आपको स्ट्रेस दिया जा सकता है, आयोग कोशिश करता है। और देखिए, ये नाम दे दिया आपको भौमिकीय दृष्टि से। हिंदी वालों को तो और ज्यादा समस्या है कि ऐसे ऐसी शब्दावलियां देखने को मिलती है। हिंदी मीडियम में होने के बाद भी आप नहीं पढ़े होंगे। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये बेसिकली कह रहा है जियोग्राफिकल दृष्टि से, या फिर कहिए जियोमॉर्फोलॉजी की दृष्टि से, भू आकृति की दृष्टि से, जो प्राचीन भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो सबसे प्राचीन है। और हमने इस बात को 3 से 4 वीडियो में लगभग 2.5 घंटे तक यही बात बोले हैं लगातार कि गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ जुरैसिक काल में, और उसमें अलग होकर भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा बना जो सबसे प्राचीन हिस्सा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, हमें तो असत्य पहचानना है। देखिए, दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन यानी फोल्डेड वलित पर्वत है, उसको प्रदर्शित करता है। तो एकदम बात ठीक है। हमने आपको बताया कि हिमालय जो है वो लगातार उसका आज भी आप देखेंगे उसका विकास हो रहा है, आज भी उसका निर्माण हो रहा है। तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, एक न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। कहता है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है।
स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। पहले डी ऑप्शन के साथ जाते हैं। भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले के बृहत्तम भंडार देखने को मिलते हैं। महानदी बेसिन को याद करिए, महानदी बेसिन में आपको सबसे ज्यादा कोयले के भंडार देखने को मिलेंगे, इसलिए महानदी को कहा जाता है कि वो भारत की मृत नदी है, या रूर प्रदेश कहते हैं उसको। रूर एक जर्मनी में प्रदेश है। तो भारत में गोंडवाना लैंड के कोयले के बड़े भंडार हैं। अगर यह जानकारी नहीं है तब भी तो पता है ना, भारत में कोयला निकाला जाता है, भारत में बिटुमिन्स का कोयला अच्छा खासा मिलता है, तो भारत में गोंडवाना लैंड के कोयले के भंडार मिलेंगे। सी ऑप्शन के साथ जाइए। देखिए सी ऑप्शन में क्या कहता है आपको कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण, कौन से समुद्र तट के बारे में बात कर रहा है? समुद्र तट यही है ना, इससे ऊपर तो आपने देखा गुजरात, पंजाब, राजस्थान, वो सब तो स्थलीय बाउंड्री बनाते हैं। तो यहाँ पे समुद्र तट कहाँ पे लगेगा? इस वाले एरिया के बारे में बात कर रहा है, जिसको हमने जिगजैग लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है वो नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। कहता है कि नदियों के द्वारा अवसाद लाया गया, नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए और उन सेडिमेंट्स को वहां पे डिपॉजिट किया गया। उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक पश्चिमी घाट देखने को मिलता है, एक तट देखने को मिलता है। याद करिए, इस पश्चिमी तट पर यहां पर जिस तरीके की चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, नीस है, उनका कटाव आसानी से नहीं होता है। यानी यहां पर सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से कहें कि वहां पर तट बन जाए, नहीं। अगर यही बात वो पूर्वी तट की तरफ दे देता तो बात एकदम ठीक हो जाती। पश्चिमी घाट में तो इतनी कठोर चट्टानें हैं कि नदियों के द्वारा उनको काट करके, अवसादों का जमाव करके वहां पे तट का निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ तट है उसका निर्माण जो है वो समुद्री क्रियाओं से हुआ है। समुद्र से लहरें आती हैं, अपने साथ रेत अवसादों को लाती हैं और उसको किनारे पर डिपॉजिट कर देती है। बल्कि तो हमने आपको बताया था चीजें एक होगी और निकालेंगे 10। बल्कि हमने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट से अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, यानी अवसादों को किनारे पर नहीं छोड़ती हैं, बल्कि अवसादों को सीधे समुद्र में ले जाती हैं, जिससे एस्चुरी का निर्माण होता है, जिससे ज्वार नदमुख का निर्माण होता है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आप सवाल का रेंज चेक कर सकते हैं, सवाल कहां पे पूछा है। इसी तरीके के सवाल पूछेगा आपको। अपनी जो जानकारी आपको मिली है, जो जानकारी आपको दी गई है, जो जानकारी आपने किताबों से, सेल्फ स्टडी से एक्वायर की है, उस जानकारी को फुल्ली यूटिलाइज करिए और आप पाएंगे सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे आप। बीइंग एस्पिरेंट, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो गई और वो भी सवालों की बौछार के साथ, तो आप जो है उससे परेशान हो जाएंगे, तनाव आ जाएगा। और मेरे इस प्लेटफॉर्म पे होने का उद्देश्य ही ये है कि मैं आपको तनाव मुक्त रखूं। तो चलिए हम इस वीडियो में सवालों को यही विराम देते हैं। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सवाल रहेंगे तो हम रहेंगे, और हम रहेंगे तो फिर चीजें आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजु के बाबरी के नाम से। तुजु के बाबरी की शुरुआत वो एक स्टेटमेंट के साथ करता है कि क्या हुआ अगर मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। तो दोस्तों याद रखिए, अगर प्रीवियस ईयर के किसी पेपर में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उससे उदास मत होइए, बल्कि अपनी उन कमियों को पहचानिए कि वो कमी कहाँ रही और उनको दूर करिए। हमारे साथ मिलकर हम आपका साथ देंगे उन कमियों को दूर करने में, और एक दिन आप जरूर सफलता को अचीव करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।